और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी न्यूमेरिकल्स होंगी इंशाल्लाह। और इसमें सेकंड जो हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स करेंगे। ठीक है, आज हमारे डबल सेशन है क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड मिड टर्म जो हैं वो इंशाल्लाह नवंबर के मिड में, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर्ड करना है कॉर्पोरेट फाइनेंस के हवाले से, क्योंकि जो लोग फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं रखते सो दे विल डेफिनेटली दे विल फेस डिफ़िकल्टीज। सो इट इज़ बेटर कि अगर मेरा जो लेक्चर है इसको आप साथ नोट करें और इसमें जो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो आप लोगों ने उसको फॉलो करना है उसको। आज के लेक्चर की कुछ एजेंडा इस तरह है कि हमारा लेक्चर जो है ये 3 फेसेस में डिवाइड होगा, 3 लेवल्स में। जो पहला लेवल है उसमें मैं आपको, क्योंकि बीच में गैप आ गया 2 वीक्स का, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू करूंगा। आप सब ने फार्मूले नोट करने हैं, फार्मूले याद रखने हैं, अपने पास एक पीस ऑफ पेपर पे टॉपिक की हेडिंग लिखें, उसका फार्मूला लिखें, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपने फिर खुद उसमें से आइडेंटिफाई करना है, मैं इस दौरान आपसे पूछूंगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए फिर हमारे पास जो डेटा होगा उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फाइनली जो है आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा और आपने उन असाइनमेंट्स को मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर लेते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ग्रुप की सेटिंग जो है इसको मैं ऑन कर देता हूँ और आप लोगों का जो रिप्लाई है उसमें आप उसमें मैसेज कर सकेंगे। ओके सर, नोटेड। लेट मी नो जब ओपन करना होगा तो आई विल ओपन द चैट। जी आप कर दें बेटा, बस कर दें, भी ऊपर कर दें। ओके। अच्छा, तो हमने डिस्कशन लास्ट टाइम क्या की थी, कौन बताएगा? सर हमने इक्विटी के न्यूमेरिकल्स किए थे। जी, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए थे जी जी। और एक आध टॉपिक भी हमारा इसमें रह गया था। आपको स्क्रीन डिस्प्ले में नजर आ रही है ना? यस सर। ठीक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की स्क्रीन है चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है तो जी। before I start formally my discussion, I would like to share a verse from the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, Surah number 2, आयत नंबर 256, 57। इस 55 जो है वो आयतुल कुर्सी है, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते होंगे। ये उसके बाद इमीडिएट है 56 और 57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू यख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत यख़्रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इसमें ये बयान किया गया है कि दीन के बारे में, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दीन इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर ज़ाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। जो शख्स बुतों से एतकाद ना रखे और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। नेक्स्ट आयत में कहा, जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है, उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो है हमारा कि हमने
प्रीवियस उसमें डिस्कशन क्या की थी वो जरा गौर से देख लें। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टडी किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है हमने डिटरमिन किए थे इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल्स को, और लास्ट में जो हमारी डिस्कशन है जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in the field of finance, weighted average cost of capital। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन हमने किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मैं ब्रीफली इसको बताऊंगा कि क्या है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, और ये रेट ऑफ रिटर्न जो है प्रॉफिट की कंपनी की प्रॉफिट को बताता है कि कितना वो अर्न करेगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोजेक्ट। जब वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कितना देगा, तो हमें वो प्रियर टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट वो हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके दे देता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो टेक्निक है इसको हम सर कौन कौन आरओआई भी सेम चीज होती है? जी आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सेम चीज होती है? जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हम पास्ट डेटा पे कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न इन्वेस्टमेंट हम जब प्रॉफिट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस पर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हमारी एनुअल रिपोर्ट्स बन जाती हैं उसमें हम शो करते हैं। ठीक है, वो ईयर एंड पे वो तो करते हैं हाँ, एनुअली। ये प्रियर है, वो ठीक पास्ट ठीक है। ठीक। अब इसको जरा गौर से देखें कि हम यही जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसको हम किस जगह पर यूज करते हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट्स है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 है कैपिटल बजटिंग, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नंबर 2 ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमारा जो कैपिटल है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल वो है जो कि हम खुद जनरेट करते हैं, बिजनेस में ऑनर ऑफ द बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर्स डालते हैं। और एक्सटर्नल जो लाइबिलिटी है हमारी डेट्स हैं जो बैंक से लेते हैं या जो बॉन्ड इशू करते हैं। तो ऑप्टिमैलिटी का मतलब है कि ये एक बरकरार होना चाहिए लेवल, ये ज्यादा इक्विटी इंटरनल बेस भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा एक्सटर्नल भी नहीं। तो ये ऑप्टिमल यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर का यहाँ से ये मतलब है। हमने फिर ये डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए के बाद भी बिजनेस के पास इतना कैपिटल मौजूद हो कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, अपनी बिजनेस को रन कर सके। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिस्काउंट रेट भी बात जगह पे, डिस्काउंट आपने फैक्टर पढ़ा होता किस जगह पर, कोई बताएगा डिस्काउंट का? एनीवन? आपको मेरी सर आवाज आ रही है? यस सर, ये वो बॉन्ड्स पे होता था रिटर्न पे, आई थिंक डिस्काउंट रेट रेटिंग के हिसाब से, आई गेस, या शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, सर वो सादिया और बैंक्स उसामा, पे उसामा जी सर। उसामा आप भी और सादिया भी दोनों, ठीक है। जो जो रिप्लाई देगा ना उसका नाम लिखेंगे, अच्छा, फिर मुझे बताना है आपने, ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है। और अगर आप खुद भी डिस्कशन करेंगे तो आप भी, मैं इसके ग्रेस मार्क्स लगाऊंगा आपको। तो आप लोगों ने मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे रिप्लाई देना है। तो ठीक है सर। आपने क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? जी, डिस्काउंट रेट क्या है आपने पूछा है, राइट? डिस्काउंट रेट के बारे में कहा था। अच्छा, डिस्काउंट रेट जो है वो हमने याद हो टीवीएम पढ़ा था। टीवीएम प्राइम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला, कि जी हमें जी जी आफ्टर जी 5 ईयर, Yes, 6 sir. ईयर, 10 ईयर के बाद जो पेमेंट मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जी जी तो जी। हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। जो रेट हमें आफ्टर 10 ईयर्स मिलेगा उसको करंट क्या वैल्यू है इसकी। लाइक प्रेजेंट वैल्यू को करने के जी लिए जी जी। ऑफ तो यहाँ फ्यूचर पर कैश उसने फ्लोज। कहा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में उसने ये बात की कि ये बिल्कुल डिस्काउंट रेट की तरह है, ठीक है। सर जो करंट जो उसकी वैल्यू होगी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है,
वो तो जो करंट वैल्यू होगी उसकी तो कम होगी जो उस टाइम आपने 10 साल पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, जी जी। तो उसकी प्लीज जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो तो कम देखिए, हमने प्रेजेंट वैल्यू का पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जो कैश इनफ्लो हमें रिसीव होगी आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में, उसकी वैल्यू प्रेजेंटली क्या है। तो ये अभी अगर आप साइड पे देखें ना, तो इसमें लिखा है वी नीड टू नो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर वी कैन कंप्यूट एनपीवी। एनपीवी क्या है बेसिकली, कि टोटल आपके 5 ईयर में जितनी कैश इनफ्लोज आनी है उसकी प्रेजेंटली वैल्यू क्या है। तो हम इसको डिस्काउंट रेट इसलिए भी कहते हैं, ठीक है। और ये कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ सर रिटर्न लेकिन चाहिए। आज सर आज जो आपका मनी जो वैल्यू है 5 इयर्स के बाद वो और वैल्यू होगी, तो उसको भी हम डिस्काउंट रेट में ही कंसीडर करेंगे। हमारी जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो हमारा वो रिक्वायर्ड रेट है जो कि मार्केट में, जिसका हम बैंक रेट है। बैंक रेट हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस वक्त है कि अगर हम अपने कैश को और कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें तो बैंक हमें 7 to 12%, 13% पे करेगा एनुअली, ठीक है ना। हमें अगर हमने ये हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा है और ये 1 ओके लाख रुपए अगर हम किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो उसका रिटर्न कितने परसेंट होना चाहिए। तो कम से कम उसका रिटर्न इतना होना चाहिए कि वो बैंक के सेविंग से ज्यादा हो। ओके सर। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया था कि ये क्या है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस कैपिटल कंपोनेंट है। अब ये चारों जो है आपके सामने, ये कैपिटल कंपोनेंट्स हैं। कैपिटल कंपोनेंट्स में पहले बता चुका हूँ कि हमने एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग में। ए इक्वल टू यस सर। क्या था वो, लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर कैपिटल। तो ये जो लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड है ना, इसको इक्विटी भी कहते हैं। तो ये लायबिलिटी वाली जो साइड है ये एक्सटर्नल इक्विटी है और ये सी जो है शेयर कैपिटल, ये इंटरनल इक्विटी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट में डेट राइट हैंड साइड पर है, प्रेफर्ड स्टॉक शेयर कैपिटल का हिस्सा है, कॉमन स्टॉक शेयर कैपिटल का हिस्सा, रिटेन्ड अर्निंग कैपिटल का हिस्सा। तो यहाँ पर हमारे पास ये चारों जो हैं ये हमारी राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं। ये सब मिलाकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट बनाते हैं बड़े आसान अल्फाज में और टू द पॉइंट अगर हम इसकी डिस्कशन करें। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डेट, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक एंड नंबर 5 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। इन सब का वेटेड एवरेज जो है वो हमारे पास नंबर 5 है ओवरऑल इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से ही बात की। फिर यील्ड टू मैच्योरिटी की एक डिस्कशन आई जो कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करने के लिए आता है, ठीक है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपका जो बिजनेस है वो आपको जितना रिटर्न देगा वो आपकी मैच्योरिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं आज 1 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाता हूँ और वो मुझे 1 साल बाद 18,000 रुपए उसके ऊपर सरप्लस देगा। तो ये जो 18,000 है ये मेरा यील्ड टू मैच्योरिटी है, ठीक। और हमने पढ़ा था बॉन्ड रेटिंग, जो कि आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी। तो डेट जो दिया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड रेटिंग दिया जाता है। अगर बॉन्ड की रेटिंग्स अच्छी हैं तो उसमें कंपनीज जो हैं वो अपना रेट, क्योंकि रिस्क फैक्टर कम होता है तो वो रेट थोड़ा कम रखते हैं। और अगर बॉन्ड्स की रेटिंग अच्छी नहीं है और उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो वो उसमें अपना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं। जिसका फॉर एग्जांपल
इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक टेक्सटाइल कंपनी है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, इसकी बॉन्ड रेटिंग एवरेज है। अगर इसको कोई कंपनी, कारपोरेशन इनके साथ बॉन्ड करेंगे तो वो अपना रेट हाई रखेंगे, बॉन्ड रेट, अगर इनसे बॉन्ड करेंगे। लेकिन इसके बरक्स पीटीसीएल है या ओजीडीसीएल है, तो उनकी रेटिंग अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी होने की या बॉन्ड रेटिंग अच्छी की होने की सूरत में उनके साथ वो अपना रेट कम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस है कि हमें रिटर्न देंगे जरूर। तो बॉन्ड रेटिंग भी इसमें एक डिस्कशन हमने पढ़ी थी। यील्ड टू मैच्योरिटी के बारे में बता चुका हूँ। अब बॉन्ड रेटिंग्स के बारे में आपको असाइनमेंट भी दी थी। अब इसको जरा गौर से देखो। ये फार्मूला क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट। शाबाश, बिफोर कॉस्ट ऑफ टैक्स डेट, ये अपने पास नोट कर लो। अब कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास बराबर होता है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने रिसीव करनी है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या उसकी पार वैल्यू, सॉरी पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड माइनस उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जिसको नेट प्रोसीड वैल्यू, जिस पे वो सेल होना, और कितने सालों के लिए हुआ, ये हमने इसको डिफरेंस देकर इस पे डिवाइड किया। जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है उसके साथ हमारी ऐड हो जाएगी। और नीचे जो डिवीजन में हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, वो हमारी पार वैल्यू और जो हमारी सेल प्राइस है, नेट प्रोसीड वैल्यू जिसे कहते हैं, उसका एवरेज है, उस पर हम ये डिवीजन कर रहे हैं। तो हमें इस तरह हमें 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? एवरेज ले रहे हैं। Okay. मतलब इसका मतलब ये है कि जो उसकी पार बुक वैल्यू है ना, जो उसकी फेस वैल्यू है, लेट्स से उसकी 1000 फेस वैल्यू, तो उसकी फेस वैल्यू और उसकी जो सेलिंग वैल्यू है, अगर 1000 फेस वैल्यू है और 1500 सेल वैल्यू, तो कितना हो गया दोनों मिलाकर? 2500। तो 25 डिवाइड बाय 2, तो ये 1250. उसकी, हाँ ये उसकी वैल्यू है। Okay, तो sir. हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट को फाइंड आउट किया, इस फॉर्मूले की मदद से हमने न्यूमेरिकल्स करने, और उस कॉस्ट ऑफ डेट को हमने फिर फर्दर टैक्स उसमें कंसिडर करना है, ठीक, यानी टैक्स को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि टैक्स डेट के ऊपर टैक्सेस नहीं लगते, इसलिए हम आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेट टैक्सेस को उसमें से निगलेक्ट कर देते। नेक्स्ट हमारे पास था, हमने इस पे कुछ क्वेश्चन किया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इशू किए 1000